नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट के 10 सवाल लेकर, जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से और जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगले 1 घंटे में 10 सवाल पढ़ेंगे और साथ ही उनसे जुड़े स्टैटिक्स जीके को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आप सभी लोगों के लिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कौन किस शिद्दत के साथ, किस हौसले के साथ, किस जज्बे के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अगर जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर लक्ष्य निश्चित कर उसकी तरफ बढ़ते हैं तो कुछ दिन तो हम अपने हौसले के साथ और एक रणनीति के साथ उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है। हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो हमारा सतत प्रयास होना चाहिए उसमें कमी कर देते हैं, वहीं हम उस लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। अगर हम अपना सतत प्रयास एक लगातार मेहनत के साथ बनाए रखें तो यह निश्चित है कि हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और एक और कदम बढ़ाते हैं अपने लक्ष्य की ओर आज की क्लास के साथ। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जो हाल ही में अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क कितना कर दिया है। दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पारित किया जिसमें भारत पर लगने वाले टैरिफ, जो पहले उसने 25% डिसाइड किया था, उसको दुगना करते हुए 50% बढ़ा दिया है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि वो कौन सी तारीख है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। साथ ही जानेंगे कि अमेरिका द्वारा भारत को बार बार क्यों धमकाया जा रहा है। दरअसल मामला रूस से जुड़ा है, क्योंकि रूस पर प्रेशर बनाने के लिए अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन को रूस की तरफ रवाना किया था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। लेकिन रूस ने इन प्रेशर टैक्टिक्स को दरकिनार करते हुए अब यूक्रेन पर अपने हमले को और तेज कर दिया है। इससे बौखलाते हुए भारत पर टैरिफ लगाने की अमेरिका ने योजना बनाई है। साथ ही भारत ने यूएस और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन को कैसे एक्सपोज किया है आज के सेशन में हम ये जानेंगे। साथ ही 50% टैरिफ के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की क्या प्रतिक्रिया है उसको भी जानेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के सेशन को और जानते हैं कि हाँ कौन सी तारीख है जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। दोस्तों, मामला था जेलेंस्की के यूएस जाने के दौरान, जब यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को अपने यहाँ बुलाया और उनको धमकाने के बाद उनसे एक समझौते पर हस्ताक्षर कराए। यह समझौता था कि यूक्रेन के खनिज पर अमेरिका का अधिकार होगा, यानी अमेरिका वहां से खनिज निकालेगा और अपने उपयोग के लिए उनको उपयोग करेगा। इसके बाद जेलेंस्की को ये भरोसा दिया गया कि वो रूस की तरफ से होने वाले आक्रमण को रोक लेंगे और यूक्रेन को रूस के अतिक्रमण से बचा लेंगे। इसके बाद कुछ समय गुजरा तो जेलेंस्की ने अमेरिका से फिर से गुहार लगाई कि आपने मेरी रक्षा का जो सौदा किया है उसके बाद अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मुझे आप 50 दिन का समय दीजिए, 50 दिन में मैं ये युद्ध को विराम करा दूंगा। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि 50 दिन में तो हमारा देश तबाह हो जाएगा और हमारे नागरिक रोज मारे जा रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ठीक है, तो मुझे 10 से 12 दिन का समय दीजिए, मैं कुछ करता हूं। और वो 10 से 12 दिन का समय आज 8 अगस्त को खत्म होने जा रहा है। उसके बाद उससे पहले ही जैसा निश्चित था कि भारत पर टैरिफ बढ़ना लाजमी है, क्योंकि भारत पर यूएस हमेशा से प्रेशर बनाता आ रहा है कि भारत रूस से तेल आयात कर रहा है, यानी रूस से तेल खरीद रहा है और उसे विश्व में अच्छे दामों पर बेचकर मुनाफा कमा रहा है। और जो पैसा इसके थ्रू रूस को जा रहा है वो यूक्रेन युद्ध पर काम आ रहा है, यानी यूक्रेन युद्ध में रूस को सहायता भारत पहुंचा रहा है, ऐसा अमेरिका का दावा था। अब इसके चलते अमेरिका ने कहा कि आप रूस पर प्रेशर बनाइए कि वो इस युद्ध को रोके। भारत ने कहा कि भारत जो रूस से व्यापार करता है वो अपनी ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए करता है। हम अगर यहाँ से हम तेल का आयात नहीं करेंगे तो विश्व में
तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और जिससे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पर भी महंगाई दर बढ़ेगी और हमें अपने यहाँ की 140 करोड़ की जनता की ऊर्जा जरूरतों का ख्याल रखना है। इसके लिए हम ये आयात जारी रखेंगे। इसके बाद अमेरिका इससे बौखला गया और उसने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिका को जवाब दिया और उसके जवाब में 4 अगस्त को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी किया और ये लेटर जारी करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया आफ्टर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। दरअसल इन्होंने बताया कि यूरोपियन यूनियन और यूएस भारत को टारगेट कर रहे हैं कि इस युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान भारत रूस से तेल आयात कर रहा है। दरअसल ये मामला रशिया बिकॉज सप्लाई डाइवर्ट यूरोप टू आउटब्रेक कॉन्फ्लिक्ट द यूनाइटेड स्टेट टाइमली एक्टिवेट एंगेज द इम्पोर्टेंट इंडियन स्ट्रेंथ ग्लोबल एनर्जी मार्केट स्टेबिलिटी। आगे भारत ने बताया कि भारत में जो तेल का आयात किया है उसने विश्व समुदाय पर एक उपकार किया है। अगर भारत वहां से तेल नहीं खरीदता तो विश्व में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती और इसका नुकसान सभी देशों को झेलना पड़ता। आगे उसने जो यूरोपियन यूनियन को भी एक्सपोज किया है। इसमें यूरोपियन यूनियन के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि 2024 यानी पिछले साल यूरोपियन यूनियन ने रूस के साथ जो व्यापार किया है उसमें 67.5 बिलियन का व्यापार उन दोनों के बीच हुआ है। यानी यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच 67.5 बिलियन का व्यापार किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने आगे बताया कि यूरोपियन यूनियन के साथ 2023 में जो व्यापार किया गया था वो 17.2 बिलियन था। यानी इससे कई गुना व्यापार बढ़ चुका है। लगभग 3 से 4 गुना व्यापार अब बढ़ चुका है एक साल के भीतर। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ से 16.5 मिलियन टन जो 15.21 मिलियन टन था 2022 में, ये व्यापार को बढ़ा दिया है। साथ ही यूरोपियन यूनियन और रूस के व्यापार को आगे बताते हुए हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों के बीच जो व्यापार हुआ है उसमें फर्टिलाइजर, माइनिंग यानी खनन उद्योग, केमिकल और आयरन स्टील, मशीनरी और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट का व्यापार दोनों के बीच में हुआ है। यानी भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बताया कि हम तो सिर्फ ऊर्जा का व्यापार ही रूस से कर रहे हैं, आप तो सभी क्षेत्रों में उनसे व्यापार कर रहे हो और पिछले साल की तुलना में आपका व्यापार उससे लगभग 4 गुना बढ़ चुका है। इसके बाद भारत यही नहीं रुका, उसने यूनाइटेड स्टेट को भी एक्सपोज किया। यूनाइटेड स्टेट के यानी अमेरिका के बारे में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि आप हमें बोल रहे हो कि हम व्यापार ना करें, लेकिन आपने रूस से यूक्रेन और रूस युद्ध के दौरान भी सामान मंगाया है, यानी व्यापार किया है। उसमें रशिया से आपने यूरेनियम, हेक्साफ्लोराइड और न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मंगाया। वहीं पैलेडियम इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी अपने जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनके लिए मंगाया है। साथ ही आपने फर्टिलाइजर और केमिकल भी रूस से मंगाए हैं। यानी आप हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, आप अपनी जरूरतों को तो पूरा कर रहे हैं रूस से व्यापार कर, और हमें बोल रहे हैं कि आप व्यापार नहीं करो। क्या हमारे पैसे से ही यूक्रेन में खून बहाया जा रहा है? आपका पैसा उसमें काम नहीं आ रहा? या आपके दिए गए डॉलर पर कुछ मोहर लगी है कि वो रूस के खून बहाने में काम नहीं आएंगे? ऐसा भारत का कहना था। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को जो ये टारगेट किया जा रहा है, यानी भारत से जो ये दुश्मनी निकाली जा रही है, ये अनजस्टिसफुल यानी अन्यायपूर्ण है और अनरीजनेबल यानी बिना किसी कारण के है। साथ ही भारत ने आगे कहा कि किसी भी बड़ी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की तरह भारत भी अपने राष्ट्र हित में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, यानी भारत भी अपने राष्ट्रीय हित को सामने रखकर अपने निर्णय लेगा। इस जवाब से अमेरिका के राष्ट्रपति और बौखला गए और उन्होंने भारत पर अब 25% का एडिशनल टैरिफ जारी कर दिया है। इसके बाद भारत ने यहाँ पर दूसरा लेटर जारी कर कहा कि भारत रशिया से जो तेल ले रहा है वो इसलिए ले रहा है क्योंकि उसे अपने यहाँ के 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों का ख्याल रखना है। साथ ही ये व्यापार इसलिए भी जरूरी है
क्योंकि जिन देशों से हम तेल खरीदते थे रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान यूरोपियन यूनियन उनसे भी तेल खरीदने लगा, यानी उनका तेल यूरोप जाने लगा। हम अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करते, इसलिए हमें रूस से तेल खरीदना पड़ा। साथ ही अगर हम रूस से तेल नहीं खरीदते तो ये खाड़ी वाले देश यानी अरब देश तेल के रेट बढ़ा देते और जिससे हमारे यहाँ महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच सकती थी। और इसलिए हमने इन सब जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रूस से व्यापार किया है। दरअसल दोस्तों, ये तो हुआ हाथी के दिखाने वाले दांत। असल में मामला क्या है, दरअसल भारत रूस का युद्ध रुकवाए, अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। ये तो सिर्फ एक मोटी मोटी बातें हैं जो ऊपर से वो दिखाना चाहता है। दरअसल मामला है भारत के और यूएस के बीच जो ट्रेड समझौता होना है यानी व्यापार समझौता होना है, उसके लिए रूस चाहता है अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे प्रोडक्ट के लिए अपने मार्केट को खोल दे। उसमें उसकी दो सबसे जरूरी क्षेत्र हैं, एक कृषि क्षेत्र और दूसरा डेयरी क्षेत्र। तीसरा उसका है हथियार का। हथियार में भारत को वो F-35 बेचना चाहता था, लेकिन भारत के कड़े रुख ने अब उसको बदल दिया है। भारत ने कड़ा रुख दिखाते हुए कह दिया है कि हम आपका F-35 जो छठी पीढ़ी का विमान है उसको नहीं खरीदेंगे, हम कोई और विमान देखेंगे या अपने यहाँ ही विमान कोई बनाएंगे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत अपने कृषि क्षेत्र को वहां पर होने वाली GM यानी जेनेटिकली मॉडिफाई किस्मों के लिए अपने कृषि क्षेत्र को खोल दे और साथ ही अपने डेयरी उद्योग को भी हमारे लिए यहाँ के लिए खोल दे, क्योंकि हम यहाँ पर अपने डेयरी उत्पादों का निवेश कर सकें, क्योंकि भारत की एक बड़ी मार्केट है, यहाँ से लाभ कमाया जा सकता है। इसको देखते हुए भारत ने भी उसको इन क्षेत्रों में आने के लिए मना कर दिया है। भारत का कहना है कि आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड किस्में अभी जो आप उत्पादन कर रहे हैं उनका भरोसा नहीं है कि उनके खाने के बाद कौन सी बीमारियां हमारे नागरिकों में आ जाएंगी। आप भी देखेंगे, अगर कद्दू इतने बड़े बड़े आपको कद्दू मिलेंगे, उनको खाने के बाद आपको कौन सी बीमारियां होंगी आप भी नहीं अभी समझ पाएंगे, लेकिन आगे आने वाले समय में उनके दीर्घकालिक बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अमेरिका में जो डेयरी उत्पाद हैं उनके लिए जो पशुओं को चारा डाला जाता है उसमें वहां के पशुओं को कत्ल खाने में जो खून बहता है उसको ड्राई करके पाउडर बना के उनको खिलाया जाता है, यानी उसका यहाँ पर जो दूध उत्पादन होता है वो एक मांसाहारी दूध है, ऐसा रिपोर्ट में कहा जाता है और वहां का कल्चर भी ऐसा ही है। तो भारत में ये दूध अस्वीकार्य होगा, ऐसा भारत ने बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस पर बयान देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे जो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की जयंती पर दिल्ली में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसानों के हित में भारत सर्वोच्च प्राथमिकता है, यानी किसानों का हित भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हित में कभी समझौता नहीं करेगा। यानी भारत ने दो टूक अमेरिका को समझा दिया है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेगा और वो किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। दरअसल मामला ये है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा एक व्यापारी हैं और उन्हें सिर्फ पैसों की भाषा समझ में आती है। अब भारत ने उनको सीधा सीधा बोल दिया है, यानी सीधी सीधी चुनौती दे दी है कि हम आपसे ट्रेड समझौता नहीं करने जा रहे आपकी शर्तों पर। अगर ट्रेड समझौता होगा तो दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए समझौता होगा। यानी भारत ने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया है। अब अमेरिका के सामने नहीं झुकना ये अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि ट्रंप अपनी बातें दूसरों पर थोपने और जबरदस्ती मनाने के लिए जाने जाते हैं। पहली बार उनको कोई ऐसा सरकार या ऐसा देश मिला है जो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको मना कर रहा है। ऐसी हिम्मत करने की जरूरत ज्यादातर देशों में नहीं है। पीछे चीन ने किया था, अब भारत ऐसा कर रहा है। दोस्तों, तो ये थी आज की घटना जिसमें मैंने आपको पूरी घटनाक्रम के बारे में समझा दिया है। ट्रंप ने अब जो समय मांगा है उसमें कह दिया है कि हम इस पर 50% टैरिफ लगाएंगे, यानी भारत का डर अब खत्म हो चुका है। 50% से ज्यादा अब क्या लगाएंगे, अब अमेरिका में ही इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारत से जाने वाले सामान पर महंगा कहां पर मिलेगा, अमेरिका में मिलेगा।
उसका पैसा किसको पे करना पड़ेगा? वहां की जनता को पैसा पे करना पड़ेगा। बस भारत को इतना होगा कि भारत का अब जो व्यापार होता था उसमें कमी आएगी, लेकिन अंतिम में जो इसकी महंगाई की कीमत है वो वहां के नागरिकों को ही झेलनी पड़ेगी। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में ट्रम्प का ये निर्णय उनके लिए कितना घातक साबित होता है। और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ट्रम्प इससे भी पलट जाएंगे, जो अपने पलटने के लिए जाने जाते हैं। ये सिर्फ उनकी प्रेशर टैक्टिस है, जिससे भारत दबाव में आकर उनसे समझौता कर ले, साथ ही उनके F-35 विमान को और उनके GM क्रॉप्स को भारत में आने की अनुमति दे। लेकिन भारत ने इन सब से इनकार कर दिया है। चलिए दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कितने परसेंट टैरिफ लगाया है? तो अब परसेंट टैरिफ कितना हो गया है? बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। 50% किस पर कर दिया गया? भारत पर कर दिया गया है। चलिए अमेरिका, चलिए अमेरिका के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। अमेरिकी कहां पर स्थित है? अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पे स्थित है। ठीक है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पे स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कनाडा से और दक्षिणी सीमा मैक्सिको से मिलती है। जब भी हम मैप देखते हैं तो मैप देखने का तरीका होता है कि जहां भी हमें देखना है वहां पर हम प्लस का निशान बनाते हैं, और इसकी ये वाली साइड ईस्ट, ये वाली साइड वेस्ट, ऊपर वाली साइड नॉर्थ और नीचे वाली साइड साउथ होती है। अब हम देखेंगे जहां पर भी हमें देखना है तो ऊपर वाली साइड कौन सी होगी? नॉर्थ, तो इसकी उत्तरी सीमा कनाडा से मिलती है। नीचे वाली साइड कौन सी होगी? तो दक्षिण, ये सीमा इसकी मैक्सिको से मिलती है। और मैक्सिको से ये जो सीमा मिलती है तो एक नदी है जो इसकी सीमा बनाती है, उसको हम जानते हैं रियो डी ग्रांडे नदी। रियो डी ग्रांडे नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रियो डी ग्रांडे, ग्रांडे नदी के नाम से जानते हैं। साथ ही जो इसकी ऊपर वाली सीमा है ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से मिलती है। किससे? उत्तरी अक्षांश। जैसे पृथ्वी को हम कई हिस्सों में बांटते हैं, अगर हम ऐसे बांटते हैं तो उनको अक्षांश, और ऐसे बांटते हैं तो उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो अमेरिका में जो कनाडा के बीच जो रेखा बनाती है वो 49 डिग्री अक्षांश है। अब यहाँ पर अमेरिका और कनाडा की सीमा पर 5 झीलें पाई जाती हैं, और ये 5 झीलें कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले सुपीरियर, सुपीरियर के बाद हम पूर्व की ओर चलेंगे तो मिशिगन। मिशिगन एकमात्र इन 5 में से झील है जो अमेरिका में पूरी तरह से स्थित है। उसके बाद अगली झील है ह्यूरॉन, उसके बाद इरी, और सबसे पूर्वी झील ओंटेरियो। ओंटेरियो ये झील, ये 5 झील है जिन्हें हम ग्रेट 5 लेक के नाम से भी जानते हैं। अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन, वॉशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, जो किस नदी के? तो पोटेमैक नदी के किनारे है। पोटेमैक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पोटेमैक नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है? तो ये इसका एक राज्य है अलास्का। क्या राज्य है? अलास्का। और अलास्का यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली, माउंट डेनाली अलास्का में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है इसके पश्चिमी तट पर, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रॉकी पर्वत, रॉकी पर्वत श्रृंखला इस पर पाई जाती है। साथ ही अगर बात करूं यूएसए की मुद्रा, तो मुद्रा यहाँ की डॉलर हो गई, और यहाँ का सबसे निचला बिंदु यानी सबसे गहरा स्थान यहाँ पर कौन सा है? तो मोजावे मरुस्थल का, मोजावे मरुस्थल में एक जगह है जिसका नाम है मृत घाटी। तो मृत घाटी यहाँ का सबसे निचला बिंदु है। ठीक है, मृत घाटी यहाँ का सबसे निचला बिंदु है। और अगर मैं बात करूं यहाँ की, तो यहाँ पर एक नदी पाई जाती है मिसौरी नदी, मिसौरी नदी, जो यहाँ की यूएसए की सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इस नदी की एक सहायक नदी है मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी। और ये किस लिए जानी जाती है? ये दुनिया की एकमात्र नदी है जो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है। किसका? तो पक्षी के आकार का डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है। ठीक है, पक्षी के आकार का डेल्टा कौन बनाती है? तो ये नदी बनाती है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2।
आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में 107वें सदस्य के रूप में शामिल होकर सदस्यता प्राप्त की है? तो दोस्तों, एक संगठन है जिसे हम अंतर ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 2015 में मोदी जी द्वारा की गई, यानी मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी को अगर हम बीच में से 2 भागों में काट दें तो इसको हम 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ऐसे ही हम एक एक अक्षांश करके ऊपर बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक रेखा आती है इसके उत्तरी भाग में, ये इसका नॉर्थ और ये इसका साउथ। इसके उत्तरी भाग में जिसे हम 23.5 डिग्री नॉर्थ के नाम से जानते हैं, और नीचे वाली एक रेखा आती है जिसे हम 23.5 डिग्री साउथ के नाम से जानते हैं। ये है हमारी मकर रेखा और ये है हमारी कर्क रेखा। अब जब भी सूरज आता है तो पूरे साल में सूरज इन रेखाओं के बीच में ही घूमता है, यानी इन रेखाओं के बीच में ही सूर्य की सीधी किरणें पूरे साल भर पड़ती हैं। अब जो यहाँ पर पड़ने वाले देश हैं उनको हम उष्णकटिबंधीय देश के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो देश हैं तो ये देशों को नवीकरणीय ऊर्जा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, ऐसा मोदी जी का कहना था। क्योंकि यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पूरे साल भर रहती हैं तो यहाँ से सौर ऊर्जा पूरे साल प्राप्त की जा सकती है और एक ग्रिड बनाकर पूरे विश्व को ये ऊर्जा ट्रांसफर की जा सकती है, यानी बिजली का ट्रांसफर इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारत प्लस फ्रांस की सहायता से COP21 पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? तो पेरिस फ्रांस में इसकी COP21 में यानी जलवायु सम्मेलन 21 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसका अगर मुख्यालय की बात करूं यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो भारत के गुरुग्राम हरियाणा में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है, यानी इसका मुख्यालय शामिल है। अब इसमें एक 107वें सदस्य के रूप में एक देश शामिल हुआ है और उस देश का नाम है मालदोवा। क्या नाम है इसका? मालदोवा। तो मालदोवा क्या हुआ है? 107वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 107वां सदस्य कौन बन चुका है? ये मालदोवा बन चुका है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य मालदोवा बन चुका है। ये मालदोवा एक यूरोपियन देश है, यानी एक यूरोपियन देश है मालदोवा। ठीक है, इसकी राजधानी चिसिनाउ इसकी राजधानी है, यानी मालदोवा की राजधानी क्या है? तो चिसिनाउ इसकी राजधानी है। और हम इसकी मुद्रा की बात करें तो मालदोवाई लियू इसकी मुद्रा है। ठीक है, मालदोवाई लियू इसकी मुद्रा है। चलिए एक बार मैं आपको इसे मैप में भी दिखा देता हूँ। तो ये समझौता जो अभी हुआ है और इसका सदस्य बना है। चलिए मालदोवा को एक बार देख लेते हैं। ये रहा हमारा प्यारा भारत। कहाँ पर है? तो आप ये देख रहे हैं हमारा प्यारा भारत। चलिए, ये हमारा प्यारा भारत। अगर भारत से हम पश्चिम की ओर चलते हैं तो पश्चिम की ओर हम चलेंगे तो कहाँ पर पहुंचेंगे? पश्चिम के देशों में, जिन्हें यूरोप के नाम से जाना जाता है, महाद्वीप। अब यहाँ से ये क्या शुरू होता है? यूरोप शुरू होता है। यहाँ पर एक पर्वत है यूराल, जो रूस को 2 हिस्सों में बांटता है, एक हिस्सा इसका यूरोप में और एक हिस्सा एशिया में। तो यहाँ पर जो ये काला सागर है, काला सागर के ऊपर यूक्रेन को आप जानते हैं, ये रोमानिया। अब यहाँ पर ये यूक्रेन की सीमा है
और यहाँ पर एक देश है, छोटू सा देश, जिसका नाम है मोल्दोवा। मोल्दोवा इसका नाम है। तो यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मोल्दोवा। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। अब मोल्दोवा एक छोटू देश है, लेकिन यहाँ से एक नदी बहती है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, जिसका नाम है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो सबसे अधिक देशों में होकर बहती है। ये 10 देशों से होकर बहने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये जर्मनी से चलकर ऑस्ट्रिया, वियना, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, इन सब, सर्बिया, बुल्गारिया, इन सब देशों से होकर बहती है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्दोवा और यूक्रेन, इन सब देशों से होकर बहती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया है? दोस्तों, हमारी सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसे हम प्रोजेक्ट विस्टा के नाम से जानते हैं। प्रोजेक्ट विस्टा के नाम से जानते हैं। इसके तहत हमारे संसद भवन का निर्माण हुआ है। संसद भवन का निर्माण इसके द्वारा ही किया गया था। ठीक है, संसद भवन का निर्माण हो या कर्तव्य पथ, इंडिया गेट के सामने जो पथ है उसका नाम कर्तव्य पथ, या उपराष्ट्रपति का एंक्लेव भी इसके द्वारा ही बनाया गया। यानी प्रोजेक्ट विस्टा के तहत भारत सरकार के जितने भी कार्य क्षेत्र हैं या संसद से जुड़े जितने भी बिल्डिंग हैं उनको बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब एक नई बिल्डिंग का अनावरण हुआ है जिसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन किया है। और ये कौन सा बिल्डिंग है? तो इसका नाम रखा है कर्तव्य भवन इसका नाम रखा गया है। दरअसल अभी तक क्या था? अभी तक जो हमारा सेक्रेटरीट था उसकी बिल्डिंग, उसके मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग बिल्डिंग में थे। अब इसके द्वारा एक ही बिल्डिंग में सारे मंत्रालयों के ऑफिस कर दिए गए हैं, यानी उनके सचिवालयों को एक साथ कर दिया गया है। ये पीएम मोदी ने CCS, प्रधानमंत्री ने CCS, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो क्या है? कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट ये बना दिया है। यानी अभी सभी मंत्रालयों के सेक्रेटरीट यानी सचिवालय ऑफिस एक जगह पे होंगे। जैसे पहले आपको विदेश मंत्रालय, ग्रामीण मंत्रालय, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्रालय, ये के कार्यालय अलग अलग जगह थे। अब सभी मंत्रालयों के सचिवालय एक स्थान पर होंगे। ठीक है, अभी क्या होगा कि सबका सचिवालय एक स्थान पर बना दिया गया है, जो पहले अलग अलग बटे हुए थे। आप पहले जाते अगर तो आपको शास्त्री भवन में जाना होता किसी मंत्रालय के लिए, किसी मंत्रालय के लिए कृषि भवन में जाना होता, किसी मंत्रालय के लिए उद्योग भवन में जाना होता। ये सारे मंत्रालय की बिल्डिंगें लगभग 1950 से 1970 के वर्ष के दौरान बनी थी। अब उनको नए तरीके से एक ही जगह बना दिया गया है ताकि सबके मंत्रालयों का एक साथ समन्वय हो सके और फाइलों को इधर उधर न भटकाया जा सके, जल्दी से काम हो सके। इसके लिए प्रोजेक्ट विस्टा के तहत कर्तव्य भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किस किस का निर्माण हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ये कर्तव्य भवन 3 का शुभारंभ कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम समूह के तत्वों की खोज की गई है? तो अभी क्या हुआ है, अभी हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक जगह है जहाँ पर महासुमंद जिला है। ठीक है, महासुमंद जिले में लगभग 3000 हेक्टेयर भूमि पर क्या पाया गया है? वहां पर निकिल, क्रोमियम और प्लूटोनियम के भंडार खोजे गए हैं।
और यहाँ पर जो जिला है वहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है भूलाकोन। जिले के भालूकोना ब्लॉक में लगभग 3000 हेक्टेयर भूमि में क्या पाए गए हैं? निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम के भंडार पाए गए हैं। यह हमारी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान साबित होंगे। यानी अभी क्या हो रहा था, जितने भी ये दुर्लभ खनिज हैं वो अमेरिका और चाइना ने इन पर अपना प्रभुत्व बनाया हुआ था। अमेरिका से ज्यादा भी चाइना का था। अभी चाइना के बीच जो भारत के संबंध बिगड़ रहे थे उसमें चीन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया, तो भारत को जरूरी था कि अपने यहाँ पर खोज को जारी रखे। इसी क्रम में अब हमने यहाँ पर अपने भंडार खोज लिए हैं और बड़ी मात्रा में ये खोजे गए हैं। इसके साथ ही निकेल जो हमारी बैटरी उत्पादन में, क्रोमियम हमारे ऊर्जा क्षेत्र में और प्लेटिनियम हमारे परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में हमें आत्मनिर्भर बना देगा, ऐसा इसके बारे में कहा जा रहा है। यानी एक बड़ी खोज है जो अभी भारत में की गई है। भारत में जो इसकी खोज करता है, तो खोजकर्ता कौन सी कंपनी है, तो इसकी खोजकर्ता के लिए नीलामी कब हुई, तो इसकी नीलामी 2023 में की गई थी। 2023 में इसकी खोज के लिए नीलामी की गई थी और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है दक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड। दक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड, इसने इसकी खोज की है। ठीक है, इस कंपनी द्वारा ये खोजा गया है। कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में ये खोजा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ की, तो चलिए मैप में देखते हैं तब। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पर है, तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी से अलग होकर बना एक राज्य जिसे हम छत्तीसगढ़ के रूप में जानते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये रहा। इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो मध्य प्रदेश इसका पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी पड़ोसी है, ये झारखंड, उड़ीसा और नीचे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दो इसके पड़ोसी राज्य हैं। अगर बात करूं इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या होगी, तो यहाँ की राजधानी रायपुर, क्या है, रायपुर यहाँ की राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो बनाए गए हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और बात करें यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ का राज्यपाल रोमन डेंका है। रोमेन डेंका यहाँ के राज्यपाल है। रोमेन डेंका यहाँ के राज्यपाल है। अब यहाँ पर बात करें नेशनल पार्क की, तो यहाँ 3 प्रमुख नेशनल पार्क पाए जाते हैं। एक कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास और इंद्रावती। एक है इंद्रावती यहाँ के नेशनल पार्क है। अब बात करें यहाँ की लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है, राज्यसभा सीट यहाँ पर कितनी है और विधानसभा सीट यहाँ पर कितनी है। तो अगर मैं बात करूँ लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा सीट यहाँ पर 11 है, राज्यसभा सीट यहाँ पर 5 है और विधानसभा सीट यहाँ पर 90 है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का, हाल ही में भारत की संसद ने अगस्त 2025 में किस विधेयक को पारित किया है जो समुद्री व्यापार कानून को आधुनिकीकरण से संबंधित है। तो हमारी भारत की संसद में अभी लोकसभा उसके बाद पहुंचा ये राज्यसभा, इनमें दोनों में इस कानून को पारित कर दिया गया है। हमारी संसद के 3 अंग होते हैं। हमारी संसद के कितने अंग होते हैं, 3। पहले जैसे लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। जब ये तीनों इसको पास कर देते हैं तो कोई भी बिल कानून बन जाता है। यानी अगर कोई विधेयक यहाँ से बिल लेकर आता है संसद में,
यहाँ से लोकसभा से पास होगा, फिर राज्यसभा से पास होगा और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे, तो यहाँ से बिल क्या निकलेगा, ये कानून बनकर निकलेगा। यानी ये ऐसी मशीन है जिसमें यहाँ से हमने बिल डाला और यहाँ से अभी पास होके आया, तो यहाँ पर कानून बन गया। ठीक है, तो ये कानून बन जाता है। तो ये हमारी संसदीय व्यवस्था है। अभी इसी में, इस व्यवस्था में क्या किया गया है, एक विधेयक लाया गया है जो है हमारा समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सी, समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। ये जो हमारा लाया गया है, ये किस लिए लाया गया कि भारत में जो समुद्री व्यापार होता है उसके कानूनों को सुधार करने के लिए। साथ ही इसने एक सदी पहले बने कानून को अभी क्या कर दिया है, बदल दिया है। भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 को इसने बदल दिया है। ये किसके स्थान पर है, तो भारतीय समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 के स्थान पर ये बिल लाया गया है। अब इसमें होगा क्या, जो हमारा समुद्र से व्यापार होता है, यानी समुद्र से हमारा जो व्यापार होता है उसकी जिम्मेदारियां, समुद्री व्यापार की, यानी इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य होगा समुद्री व्यापार की जिम्मेदारियां। यानी वहां पर कोई भी काम होता है उसकी जिम्मेदारी, दायित्व, दायित्व हो गए, वहां पर अधिकार हुए, कानूनी सुरक्षा, इन सबको क्या करता है, स्पष्टता से क्या करता है, परिभाषित करता है। यानी कैसे कैसे क्या होगा, इन सब बातों को परिभाषित करता है ये विधेयक। ठीक है, साथ ही हमारी सरकार ने यहाँ पर बताया है कि जो भारत है वो 2014 से और 2024 के बीच, 2014 यानी जब हमारी मोदी जी की सरकार आई थी, और यहाँ से 2024 के बीच, यानी 10 वर्षों में जहाँ 2014 में हमारा कार्गो हैंडल, यानी हमारे जो बंदरगाह थे वहां पर कितना कार्गो हैंडल किया जाता था, तो ये 819 मिलियन मीट्रिक टन था। कितना मिलियन मीट्रिक टन था। अब जो 2024 में ये बढ़कर कितना हो गया है, तो 2024 में ये बढ़कर 1600 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। यानी इसमें डबल से लगभग दोगुने की इसमें वृद्धि हो चुकी है। और ये वृद्धि भारत को अर्थव्यवस्था में तीसरे पायदान पर लाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि हाल ही के दिनों में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब अगर भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो उसे जर्मनी को पिछाड़ना होगा, और उसके लिए हमारा जो समुद्री व्यापार है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो इसको देखते हुए अब भारत के ये कानून काफी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि भारत में कितने 12 बड़े बंदरगाह हैं, 12 बड़े बंदरगाह और लगभग 100 छोटे बंदरगाह हैं। कितने 100 छोटे बंदरगाह हैं। ठीक है, बंदरगाह हैं। तो जो 12 बड़े बंदरगाह हैं इनको आज हम देख लेते हैं कौन कौन से बंदरगाह हैं। चलिए, तो ये हो गया पोर्ट अथॉरिटी जिनमें ये कानून पारित किया गया। अब भारत के कुछ बंदरगाह हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं किधर से, गुजरात से। गुजरात में एक बंदरगाह है जिसे हम कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं, और भारत में सबसे व्यस्तम बंदरगाहों में से इसका नाम आता है। मुंबई बंदरगाह ये हमारा प्राकृतिक बंदरगाह है। निवेशवा बंदरगाह जिसे हम JNPT जवाहरलाल पोर्ट टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ये मानव निर्मित भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। मुर्मुगांव बंदरगाह ये कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, ये महाराष्ट्र में है और ये गुजरात में है। उसके बाद मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक का बंदरगाह है, और कोचीन बंदरगाह ये कहाँ का है, तो केरल का, और इसे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। जो ये मुर्मुगांव बंदरगाह है ये हमारा पर्यटन के लिए विख्यात है, क्योंकि ये कौन सी नदी पर है,
क्योंकि ये जुआरी नदी के किनारे स्थित है, जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो ये क्या है, पर्यटन के लिए जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद 3 बंदरगाह चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरन, ये कहाँ पर है, तो ये चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई, मद्रास में है। उसके बाद आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम में भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है और भारत का सबसे गहरा बंदरगाहों में से एक है। पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है, और ये भी भारत के दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। कोलकाता का बंदरगाह जो वेस्ट पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ये 12 बंदरगाह जो भारत के बड़े बंदरगाह हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों का पैनल में शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो अभी हमारा यहाँ का जो पंजाब राज्य है, इसने क्या किया है, पंजाब राज्य ने क्या किया है कि पंजाब राज्य ने एक न्याय प्रणाली में एक अधिक समावेशी बनने की दिशा में एक कदम उठाया है। और ये क्या है, भारत का पहला ऐसा राज्य बना है, भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जो सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को क्या करेगा, पैनल में शामिल करेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा ये होने वाला है, जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो बोल नहीं सकते, अगर उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है और उनका केस कहीं जाता है, तो उनको क्या किया जाएगा, उनकी बातों को सुना जा सकेगा, यानी उनकी गवाही को सुना जा सकेगा। उसके लिए इन्होंने क्या किया है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत सांकेतिक भाषाओं को, दूरभाषियों को, अनुवाद वालों को और विशेष शिक्षकों को औपचारिक रूप से सूचीबद्ध किया है। तो इसमें क्या किया गया है, जो हमारा अधिनियम है, किशोर न्याय अधिनियम 2015, न्याय अधिनियम, और साथ ही साथ जो हमारा पोक्सो एक्ट है, पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये हमारा जो एक्ट है जिसे हम पोक्सो एक्ट के नाम से, यानी बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम, बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं, इसको भी कवर करेगा, यानी इसको भी ये कवर करेगा। और ये अधिनियम कब का है, तो पोक्सो एक्ट हमारे यहाँ पर 2012 का है। तो इन सब के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पर इन सब के लिए जो हमारे दुभाषी हैं, सांकेतिक भाषा दुभाषी, सांकेतिक भाषा दुभाषी, इनको शामिल किया जाएगा। शिक्षाविद को शामिल किया जाएगा, यानी विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे वो इन केसों का निपटारा कर सके और न्याय को पहुंचा सके। तो ये अभी किसने किया है, पंजाब के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, अब मैं बात करूं पंजाब की। पंजाब जो एक हमारा क्या है, बॉर्डर राज्य है। चलिए मैप में ही एक बार समझते हैं। पंजाब, ये रहा पंजाब, तो ये दो भाषियों को ऐसे शामिल किया जाएगा जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा पंजाब, जो हमारा बॉर्डर किससे साझा कर रहा है, यहाँ पर ये पाकिस्तान से हमारा बॉर्डर साझा कर रहा है। इधर हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, इधर जम्मू कश्मीर से, और इधर हरियाणा से, और नीचे राजस्थान से बॉर्डर साझा करता है। अगर बात करो इसकी राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। राजधानी चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर बात करूँ यहाँ के सीएम की, तो आम आदमी पार्टी के भगवंत मान यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और पंजाब एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ पर कोई नेशनल पार्क नहीं मनाया जाता। भंगड़ा यहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है,
त्योहार यहाँ पर बैसाखी मुख्य रूप से मनाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ की सीटों की, तो लोकसभा में यहाँ पर 13 सीटें, लोकसभा में 13, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में यहाँ पर 100 कितनी सीटें हैं, तो 117 सीटें विधानसभा में हैं। तो ये पूरी जानकारी पंजाब के बारे में भी आपको हो गई। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों, ये मनाया जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को। लेकिन आपको जानना होगा ये 7 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 1905 में एक घटना होती है जब हमारे वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था। बंगाल का विभाजन यानी बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया था। बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल, 2 हिस्सों में बांट दिया। यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक और यहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यानी दोनों के बीच में बंटवारा करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांट दिया। अब इस बंगाल के बंटवारे के विरोध में एक आंदोलन चलता है जिसको हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। कौन सा? बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन किसके बाद चला? तो बंगाल विभाजन के बाद चला। अब इस बंग भंग आंदोलन में हमने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया और जो हमारे स्वदेशी हथकरघा उद्योग था उसको क्या किया? पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। ठीक है, इसके द्वारा निर्णय लिया गया। यानी जो अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के उद्योगों को नष्ट कर दिया था और मशीनों से बनाए जाने वाले कपड़े यहाँ पर लाने लगे थे, उसको छोड़कर हम अपने हथकरघा उद्योग को दोबारा से उठाने के लिए हमने प्रयास किए। तो ये प्रयास जो शुरू हुआ वो 7 अगस्त को शुरू हुआ। 7 अगस्त को शुरू हुआ था, इसलिए हम 7 अगस्त को क्या मनाते हैं? तो 7 अगस्त को हम हथकरघा दिवस मनाते हैं। कौन सा? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब इस बार की थीम क्या है? तो वर्तमान थीम यानी 2025 की थीम क्या है? तो ये थीम है हथकरघा महिला सशक्तिकरण, हथकरघा महिला सशक्तिकरण, राष्ट्र सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सशक्त करो तो राष्ट्र अपने आप सशक्त हो जाएगा। ये इसकी इस बार की थीम है। 7 अगस्त को एक दिवस और मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2022 में इसी दिन हमारे जो जेवलिन थ्रो के स्पेशलिस्ट हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया था? 2022 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? तो गोल्ड जीता था। इसलिए इस दिन राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेशनल हैंडलूम डेज यानी हथकरघा दिवस। अब बात करूं मैं अगस्त में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो अगस्त के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं वो क्या हैं? तो 1 अगस्त को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? हम कई दिवस मनाते हैं, जैसे वर्ल्ड वेब डे हम मनाते हैं। उसके साथ ही हम विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस भी हम इस दिन ही मनाते हैं। फेफड़ों का कैंसर दिवस भी हम इस दिन ही मनाते हैं। साथ ही इस दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो इस दिन हमने
1 अगस्त से 7 अगस्त तक, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक कौन सा सप्ताह मनाया है? तो हमने विश्व स्तनपान दिवस, स्तनपान दिवस मनाया है, स्तनपान दिवस मनाया। अब हमने क्या कौन सा दिवस मनाया? तो 7 अगस्त को हमने ये हथकरघा दिवस, साथ ही भाला फेंक दिवस मनाया। इसके साथ हम 2 दिवस और लिख सकते हैं, 6 अगस्त और 9 अगस्त। इनको क्या मनाया गया? तो 6 अगस्त को हम हिरोशिमा, हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को हम नागासाकी दिवस मनाते हैं, नागासाकी दिवस मनाते हैं। नागासाकी और हिरोशिमा जापान के जो 2 शहर थे जिनके ऊपर अमेरिकी वायुसेना द्वारा परमाणु बम गिराए गए, उनकी याद में हम हिरोशिमा और नागासाकी दिवस मनाते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में निजुत्सु मोइना 2.0 योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो हाल ही में जो असम सरकार है, असम सरकार के जो सीएम है हेमंता विश्व शर्मा, हेमंता विश्वा शर्मा जी जो है, ठीक है, हेमंता विश्व शर्मा, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मुख्यमंत्री निजुत्सु मोइना 2.0 योजना शुरू की गई है। ये योजना किसके लिए है? तो इसका उद्देश्य है जो हमारी विद्यार्थी बच्चियां हैं, यानी देश की जो लड़कियां हैं, उच्च शिक्षा में उनके नामांकन को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना, लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना, नामांकन को बढ़ावा देना। अब इसके लिए इस स्कीम में क्या किया जाएगा? तो इस स्कीम में जो हमारे हाई स्कूल में आने वाली छात्रा हैं, उनको 10,000 रुपये प्रति वर्ष, और प्रत्येक महीने कितने 1,000 रुपये दिए जाएंगे। 1,000 रुपये कितने? प्रत्येक महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जो साल में 10 महीने दिए जाएंगे, इसलिए साल के 10,000 रुपये उनको होंगे। अगर बात करूँ स्नातक की, तो जो 11वीं 12वीं में छात्राएं होंगी, उनको 1,250 रुपये दिए जाएंगे, उनको 12,500 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और उससे ऊपर की जो यानी डिग्री कॉलेज में जो पढ़ेंगे, उनके लिए जो व्यवस्था की गई है वो 2,500 रुपये की है। उससे ऊपर और 12वीं से ऊपर ही जो ग्रेजुएशन में जाएंगे, और वो पीएचडी तक, उनको 2,500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे, यानी 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। 25,000 रुपये, 2,500 प्रति मंथ ही हो गए 10 महीने के, तो ये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? जो हमारी छात्राएं हैं, उनके घर वालों पर बोझ नहीं पड़ेगा, और वो उनको पढ़ने के लिए भेजेंगे, जिससे हमारी महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं आपसे अगर असम की, तो असम हमारा ये हमारे हेमंता विश्व शर्मा बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। अगर मैं बात करूं असम की, तो असम जो उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, और इसकी सीमा बाकी सभी उत्तर पूर्वी राज्यों से मिलती है। अगर इसकी बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या होगी इसकी? तो राजधानी होगी इसकी दिसपुर इसकी राजधानी होगी। सीएम इसके कौन होंगे? तो हेमंता विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए। अगर बात करूं यहाँ के राज्यपाल की, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या होंगे? यहाँ के राज्यपाल होंगे लक्ष्मण। असम के राज्यपाल कौन होंगे? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के कौन होंगे? राज्यपाल होंगे। अगर बात करो यहाँ के त्योहार की, तो यहाँ पर सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा मनाया जाता है? तो बिहू यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है, और यहाँ पर एक मेला लगता है जिसे अम्बुबाची मेला के नाम से हम जानते हैं। और ये कहाँ पर लगता है? तो माता कामाख्या माता के मंदिर में लगता है। कामाख्या माता के मंदिर में, किसमें? तो माता कामाख्या मंदिर में ये मेला लगता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ के नेशनल पार्क की,
तो यहाँ पर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो यहाँ पर काजीरंगा जो एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा, नामेरी, नामेरी, ओरांग, मानस, डिब्रूगढ़, नामेरी, ओरांग, रामोना, रामोना, ठीक है। तो ये यहाँ के नेशनल पार्क हुए, डिब्रूगढ़, साइकोवा, ओरांग, मानस, नामेरी, ये यहाँ के क्या हुए? काजीरंगा, काजीरंगा नहीं लिखा, काजीरंगा, ये यहाँ के नेशनल पार्क। चलिए चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस वर्ग के लिए सरकार ने अपना घर विश्राम सुविधा शुरू की है? तो सरकार में, हमारी सरकार का एक मंत्रालय है जिसको हम पेट्रोलियम मंत्रालय के नाम से जानते हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय, और इसके जो मंत्री हैं वो है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी इसके मंत्री हैं। अभी इस मंत्रालय द्वारा एक योजना शुरू की गई है और उस योजना का नाम है अपना घर योजना, अपना घर योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो हमारे ट्रक ड्राइवर हैं, ट्रक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के लिए सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे कुछ मकानों का या बोले तो विश्राम गृहों का निर्माण किया जाएगा, विश्राम गृहों का निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बेड की व्यवस्था भी की गई है, जैसे यहाँ पर कोई ट्रक ड्राइवर है वो लंबे समय तक गाड़ी चला रहा है तो सड़क के किनारे गाड़ी को खड़ा कर कर वहीं पर वो रात गुजार सकता है या आराम कर सकता है। तो जो हमारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसने किया है, और ये 1 जुलाई 2025 तक सरकार ने 368, अभी कितने कितने विश्राम गृह? 368 विश्राम गृह 1 जुलाई 2025 तक भारतीय सरकार बना चुकी है। और इन 368 जो मकान है उनमें व्यवस्था की गई है 4611 बेड की, इसमें व्यवस्था की गई है कि आने वाले ट्रक ड्राइवर है वो यहाँ पर आकर रुक सके और विश्राम कर सके। तो हमारे पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा ये योजना शुरू की गई है। चलिए, तो अपना घर योजना हो गई। आज देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस गठबंधन ने ग्रीन अमोनिया की खरीद के लिए पहली बार नीलामी आयोजित की है? तो हमारी जो SECI, जिसे हम भारतीय सौर ऊर्जा निगम, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, इसने क्या किया है? इसने ग्रीन अमोनिया के लिए, ग्रीन अमोनिया अमोनिया के लिए पहली बार नीलामी आयोजित की है, ठीक है। नीलामी आयोजित की गई है कि हमें ग्रीन अमोनिया है, कौन सी कंपनी देगी, हम टेंडर निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हरित अमोनिया का इन्होंने किया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और इसकी नीलामी ये हो रही है, जिससे हमें खरीदनी है। तो जो हमें सस्ते दरों पर ये उपलब्ध कराएगा उसके साथ हम टेंडर
कर लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको ये हमारा प्रयोग पसंद आया होगा। तो कृपया वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।